नमस्ते दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैंने बात की है पुष्कर विजय से, जो कि बहुत ज़बरदस्त वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट हैं। हमने बात की पुष्कर से, कैसे उन्होंने शुरू की मुंबई में अपनी जर्नी। तो बाहर आया, मैंने देखा यार रिक्शा और टैक्सी, मतलब अलग ही था कुछ। हमने ये भी बात की कि कैसे उन्होंने कैरेक्टर किए स्ट्रेंजर थिंग का नंबर 1। सच बताऊं तो मुझे खुद को लग रहा था कि यार इतना डार्क मैंने कैसे कर दिया। 13 रीजंस वाई का ब्राइस। जब वो स्टार्ट हुआ था ना, तो वो कैरेक्टर बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट है। हनुमान का कैरेक्टर अंगद। श्री राम के सेवक के तो पैर हिला नहीं पा रहे और उनसे भिड़ने की बात करते हैं। और साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें जो एक वॉइस एक्टर को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, अगर आप एक वॉइस एक्टर हैं या बनना चाहते हैं। रीडिंग करना चाहिए और जितने डबिंग प्रोजेक्ट्स जो अच्छे हो रहे हैं आप वो सुनिए। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड विद पुष्कर विजय। और अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे विचार एंड वाइब्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है और आप फ्यूचर में कौन से आर्टिस्ट या मेरे कौन गेस्ट होने चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू विचार एंड वाइब्स पुष्कर। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आने के लिए। और Most welcome, भाई। मैं My काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे भी बात करूं। और ये जो हमारा जो हमने अभी एनीमे डब किया है ब्लैक क्लोवर, उनके आर्टिस्ट से बात कर रहा हूं मैं। और उसके साथ मैंने सोचा कि क्यों ना जो एक जर्नी है, एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है, वॉइस एक्टर की जर्नी होती है, उस पर बात की जाए, कैरेक्टर्स क्या क्या किए उस पर बात की जाए। तो शुरुआत करते हैं यार। मुंबई कैसे आना हुआ? तो मुंबई से नहीं हो, करेक्ट? नहीं। कहाँ से हो? मुंबई बेसिकली कैसे आया? पटना से, बिहार। पटना से। मुंबई कब आए? मुंबई में आया 2009। अच्छा। तो मेरा बेसिकली मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिग्री किया था। पटना से? नहीं, दिल्ली से। ओके। और फिल्म स्टडीज़ डिप्लोमा किया था। अच्छा। तो अब उस टाइम कॉलेज में जोश होता ना, अरे भाई फिल्म स्टडीज़ कर लिया है ना, डिप्लोमा मिल गया, जर्नलिस्ट भी हो जाएंगे, सब कर लेंगे। लेकिन वो कॉलिंग जो था वो कहीं ना कहीं था कि यार परफॉर्म करने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है ना। तो जर्नलिज्म के दौरान परफॉर्म किया था, जो फिल्म्स बनाते हैं, चीज़ें करते जब हमारा वो कोर्स चल रहा था, तो उसमें हम लोगों को शॉर्ट फिल्म्स बनाना होता था, जिसको हम डायरेक्ट भी करते थे, स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करते थे, और उसमें हम एक्ट भी खुद ही रहते थे, है ना। तो बड़ा उस टाइम पे कॉलेज के टाइम में तो ऐसा था ना कि भाई डेट ही नहीं होता था। अरे भाई पुष्कर को बुलाओ, अरे पुष्कर भाई भाई प्लीज मेरा शूट कर ले, अरे भाई मेरा कर ले। तो उस टाइम वो अलग कॉलेज लाइफ होता है ना, बाहर क्या है मालूम नहीं है। तो उस टाइम तो लगता था भाई हम तो भाई हो गया, बन गया एक्टर, बन गया डायरेक्टर। तो तब यही था कि भाई दिल्ली में या और कहीं तो है नहीं इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ये सब कुछ बॉम्बे है, मुंबई है। तो अल्टीमेट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बॉम्बे, मुंबई जाना है भाई। मुंबई जाना। कोर्स कंप्लीट करना, मुंबई जाना बस तो कोर्स कंप्लीट किया। कुछ हम लोग 5-6 फ्रेंड्स थे, हमने डिसाइड किया कि भाई साथ में चलेंगे, जो भी होगा जैसे होगा झेलना होगा, साथ में झेलेंगे। ठीक है भाई। सभी इंस्टीट्यूट के फ्रेंड थे? सब कॉलेज के। बस्ता, लिटरली बस्ता उठाया। घर में परमिशन लेना एक अलग टास्क था। खैर वो तो हो गया। मुंबई में मतलब दिल्ली में अकेले रह रहे थे? नहीं, मेरी दीदी थी वहाँ पे। अच्छा, दीदी के साथ तो रह उनके रहे साथ। तो खैर वो सब होके आ गए बॉम्बे। तो 2009। घर वालों ने परमिशन दे दी? हाँ, वो कोई ज़्यादा, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बार इसने डिसाइड कर लिया तो वो करेगा भाई। अच्छा। तो बचपन में स्कूल में भी कुछ एक्टिंग वगैरह की थी, प्ले किया था? स्कूल में जो स्टेज प्लेज होते हैं तो मोस्टली मैं पेड़ ही बना, अच्छा। है ना। पेड़ बना कभी, अब अभी याद तो नहीं है, वेगली मुझे जो मेमोरी है वो पेड़ की है। अच्छा। कि मैं पेड़ ही बना था। फल दिए थे? फल बाद में मिला। फल मिल रहा है अब मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। ठीक है, मुंबई आ गए फिर?
मुंबई आने के बाद भाई सबसे पहला दिन मुंबई का कैसा था, याद है? सबसे पहला दिन ऑनेस्टली जो एक हम फिल्मों में देखते हैं ना, बॉम्बे हाँ, अलग दिखता है। मैं उतरा था कांदीवली स्टेशन, अच्छा। है ना, स्टेशन से निकला, कांदीवली कौन सी ट्रेन रुकती है भाई? नहीं सॉरी, राजधानी? बोरीवली बोरीवली, हाँ, बोरीवली बोरीवली बोलो ना। तो निकला, तो बाहर आया, मैंने देखा यार रिक्शा और टैक्सी, मतलब अलग ही था कुछ। जो हम तो वो मरीन ड्राइव और क्वींस नेकलेस देखते थे, और ये दिखा भीड़। मैंने कहा भाई गलत जगह आ गए क्या? लिटरली यही पूछा मैंने, भाई गलत जगह आ गए क्या? कह रहे चल 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 चल। तो वो पहला वो था, लेकिन बट जो भी है, मुंबई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था मुंबई का। उसके बाद धीरे धीरे तो फिर प्यार ही हो गया मुंबई से। यार मुंबई में एक ऐसी मेरे को खासियत लगती है कि मुंबई से अगर प्यार करो ना तो मुंबई भी आपको प्यार करती बिल्कुल। है ना। ये एक इस शहर की ये एक अब वो नहीं रहे, हमारे एक सर थे फिल्म स्टडीज़ के, इज़ नो मोर, राहुल सर। तो उनका कहना था कि तुम 2 साल अगर मुंबई में रह जाते हो तो फिर मुंबई तुमको छोड़ेगी नहीं। अच्छा। तो वो बात सच हो गई, क्योंकि हमारे जो 5-6 लोग आए थे, बहुत से ये स्ट्रगल देख के फिर उनको वो होम सिकनेस हो गया कि नहीं यार, या अपने बस का नहीं है, करेक्ट। या अपना वही ठीक है भाई, दिल्ली ठीक है, वहाँ पे बैठेंगे, जो भी करना है वहाँ करेंगे। तो वो विद इन 2 years सब चले गए। अच्छा। 2 साल जो टिक के रहे वो आज भी यहीं पे। तो जितने दोस्त आए थे उनमें से कितने टिके रहे? आई गेस 2 या 3। अब बहुतों से कांटेक्ट भी नहीं है। अच्छा। तो काफी time। आए थे यहाँ पर फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करके, जर्नलिज्म पढ़ के, यहाँ पर डबिंग कैसे शुरू की? Dubbing क्योंकि यू actually- आर अ वेरी गुड वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट, है ना। तो ये जर्नी अगर मैं बोलूँ यहाँ तक कैसे पहुँची? एक फिल्म जर्नलिज्म से आया हुआ बंदा, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करके आया हुआ बंदा, वॉइसिंग कैसे, वॉइस कैसे पहचाना कि यार मैं वॉइसिंग भी कर सकता हूँ? बेसिकली वो इसीलिए क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे लोकल रेडियो शुरू हो रहा था, अच्छा। नोएडा। अच्छा। तो लोकल रेडियो शुरू हो रहा था, तो उसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। और क्योंकि हम लोग फिल्म्स बनाते रहते थे, डायलॉग चलता रहता था, टेबल रीडिंग होता रहता था, तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई आप पुष्कर को बुलाओ, मतलब रेडियो आरजे के लिए, लोकल रेडियो आरजे पुष्कर। मैं भी खुश हो गया, हाँ भाई ठीक है। तो उस टाइम कुछ, अब मुझे वेगली याद है, कुछ डायलॉग्स थे, है ना, और कुछ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके जाना था। ओके। तो वो किया था। तो वहाँ से, और फिर जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी तो लगा, जब पहली बार आप सुनते हो अपनी आवाज़ तो वियर्ड भी लगता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता वो है। मिक्स्ड फीलिंग होती है। तो वहाँ से आई गेस ये मुझे वॉइस एक्टिंग का। तो मुंबई जब आए थे तो तुम्हारे मन में ऐसा था कि मैं वॉइस एक्टिंग भी एक करियर हो सकता है? ऑनेस्टली ऐसा तो मुझे, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। वॉइसिंग अगर की बात करूं तो मुझे बस इतना ही पता था कि आरजेइंग होता है, रेडियो में आरजे रेडियो होता है। हाँ। और डेफिनेटली जो एड सुनते हैं हम लोग, तो एज अ लेमैन किसी को पता नहीं होता है कि ये कौन कर रहा है। करेक्ट। ये भी एक प्रोफेशन। वो धीरे धीरे पता चला। धीरे धीरे पता चला। फिर क्या कहते हैं, जब यहाँ आए, हम उस बात पे दोबारा आते हैं, उस पर हम ट्रैक में चले गए थे कि वॉइसिंग इंडस्ट्री में कैसे आए। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर के साथ मैं जब सबसे पहले मिला था, काफ़ी साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है, कम से कम 10 साल। उससे पहले। तो पुष्कर यूज़ टू डायरेक्ट अ शो इन डिस्कवरी, है ना, फॉर डिस्कवरी, किसी प्रोड्यूसर के साथ। तो पुष्कर डायरेक्ट कर रहा था वो शो और मैं एज ए आर्टिस्ट गया था, एज एन आर्टिस्ट गया था। तो वहाँ मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी पुष्कर से। तो सबसे पहले डायरेक्शन किया था, डायरेक्शन में आए थे, डबिंग सबसे डायरेक्शन पहले में। डायरेक्शन में, हाँ। वो कैसे आए? एक्चुअली एक यहाँ पे हाउस है जो जिनको मेरे पिताजी जानते हैं, उनके अच्छा। ओनर को। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बार जाओ, क्योंकि उनको पता था कि इसको करना तो है समथिंग रिलेटेड टू टीवी, फिल्म, है ना, मीडिया में। तो मैं गया, और जब बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि वो जाते हैं ऑडिशन माइक के आगे, तो
बोलती बंद हो जाती है ना। अरे मेरे साथ खुद हुआ है और ऐसा, मैं भी बताऊंगा। मतलब एक वो डर होता है यार क्या कैसे बोलूं क्या, है ना। और जब अपनी आवाज सुनते हैं तो और होता है, अरे यार ये क्या बोल दिया, क्या ये मतलब कैसा मेरी आवाज कैसी आ रही है। कैसे आ रही है। तो मैं एक फ्रेंड के साथ गया था, हाँ। जो मेरे साथ आया था कॉलेज से। तो मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे ऑडिशन दे के आया, नीचे आया, बोला कैसा हुआ। मैंने कहा भाई पूछ मत, लेकिन मैं 6 महीने बाद फिर यहाँ पे आऊँगा। अच्छा। लिटरली मैंने ये बोला था। और एक्चुअली हुआ वो 6 महीने 7 महीने बाद मैं फिर से गया। तो नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पर उस रोकता स्टूडियो हूँ, मैं यहाँ पर रोकता हूँ। वो जो पहला ऑडिशन था जो आपको पसंद नहीं आया कि मेरा अच्छा नहीं, और उन लोगों को भी पसंद नहीं आया, डायरेक्टर को या जहाँ पर आपने दिया था, तो क्या किया था ऐसा वहाँ पर? अभी अगर वो रिकलेक्ट करो तो क्या किया था, क्या हुआ था? घबराहट वगैरह तो ठीक है, नहीं, लेकिन घबराहट तो खैर होती है। और क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट आपको कोई एक्सेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये फीडबैक मिला आपको? नहीं, हाँ, ये फीडबैक मुझे मिला, ये मुझे पता चला। मेरे को ये बताइए, उस दिन जब ऑडिशन दिया आपने, उस दिन जब आपने को लगा कि यार पूछ मत कैसा हुआ, है ना, बेकार हुआ मतलब, तो वहाँ जो डायरेक्टर, डबिंग डायरेक्टर बैठे थे, उन्होंने आपको क्या बोला कि पुष्कर अभी तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी है? वही बताना। हाँ। तो उनका यही था कि पहला सवाल जो पूछा कि कहाँ से हो। मैं कहा, कहाँ से हो मतलब मैं तो पटना से भी हूँ, दिल्ली से भी हूँ, आप बॉम्बे का भी हो गए हो थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला दिल्ली। तो बोला कि एक्सेंट है तुम्हारा, बात से तुम्हारा पता लगता है कि नॉर्थ का एक्सेंट, दिल्ली का एक्सेंट है। हाँ। अच्छा। अच्छा ऐसा। तो बोला हाँ, तो तुमको बहुत काम करना पड़ेगा तुम्हारे डिक्शन पे, तुम्हारे एक्सेंट पे। फिर उसने बोला प्रोजेक्शन पे, तुम जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था विस्पर कर रहे हो, अच्छा, किसी से फोन पे बात कर रहे हो। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मुझे, हाँ वही, ये सब चीज़ें मुझे, मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो चीज़ हर्ट की, बिल्कुल डिमोटिवेटिंग थी? कहीं ना कहीं नहीं, डीमोटिवेटिंग कह सकते हैं, लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज लिया, है ना। ठीक है। कि अच्छा, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको करेक्ट करना है, Correct. है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कोई अगर अपने डिक्शन पे, अपने एक्सेंट पे थोड़ा काम करे तो वो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली वो रिक्वायरमेंट, उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो गाइस कभी कभी क्या होता है, हम ऑडिशन देने जाते हैं एज ए न्यू कमर, जब हम शुरुआत में, आजकल तो काफ़ी फ़ैन डबिंग्स में घर में लोग डबिंग कर रहे हैं, माइक खरीद के घर में यूट्यूब में अपने फ़ैन डबिंग करके वीडियोस डाल रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब पुष्कर बात कर रहा है आज से 10-12 साल पहले की, जब मैंने भी शुरू किया था, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके नहीं आए थे, मैं तो थिएटर से आया था। तो जब हम पहले बार ऑडिशन देने कहीं जाते हैं, वहाँ पर 2 तरीके से आपको फीडबैक मिलता है ना। या तो कोई बहुत अच्छे से समझा के आपको भेज देता है, जैसे शायद आपको भेजा, आपकी कमियाँ बता के, या तो कोई बिल्कुल बड़ी रूडली, या वो आपके स्टेट ऑफ माइंड में उससे बोलता है। लेकिन जैसे पुष्कर ने कहा कि उस जिस स्टेट ऑफ माइंड में भी आपको फीडबैक मिल रहा है, जब आप वॉइसिंग का ऑडिशन दे रहे हैं या किसी भी चीज़, उस फीडबैक को आप लीजिए और उसको पॉजिटिव तरीके से अपने साथ रखिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि जैसे पुष्कर ने कहा कि इनको बोला गया था कि एक्सेंट बहुत आ रहा है नॉर्थ इंडियन या जो भी, लेकिन जो जॉब मैं करने जा रहा हूँ एज ए वॉइस आर्टिस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उसको तुमने फिर किस तरीके से किया? जब तुमने बोला मैं 6 महीने बाद आऊँगा, तो उस दौरान क्या किया? उस दौरान जो मुझे बोला गया था कि आप रीडिंग की आदत डालिए। और क्या होता है कि हमको कई बार स्क्रिप्ट मिलती है तो ऑन द स्पॉट हमको परफॉर्म करना होता है ना। राइट। हमारे पास वो लिबर्टी नहीं होती कि हम स्क्रिप्ट लेके घर जाएं, उसको पढ़ें, टेक्स्ट से दोस्ती कर लें 1 दिन 2 दिन, उसके बाद परफॉर्म करें, ये सब नहीं होता है। आपको वहाँ पढ़ना है और परफॉर्म भी करना है। करेक्ट। तो मुझे बोला गया कि आप रीड कीजिए हिंदी। अच्छा। है ना, हिंदी पढ़िए आप। तो मैंने वो किया, ठीक है। फिर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना, है ना। आपको खुद को पता चलेगा कि आप कौन सा शब्द, किस शब्द को आप मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना। ओके। तो अगर कोई अपकमिंग कोई चाहता है करना, तो उसके लिए है कि आप अपने आप को सुनो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमको गलत ही पता है। अरे मेरे साथ भी वैसे शुरू में हुआ, गलत ही बोलते हैं। हाँ,
अब जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब एक हाउस में हाँ, मुझे बोला गया कि आप सफल को सफल कीजिए, अच्छा, है ना। हाँ, तो मुझे भी पहले नहीं पता था, करते करते पता चला। तो हिंदी में फ नहीं होता, फ होता है। होता है, हाँ, तो ये सब चीजें, तो आज किसी को भी आप देखो वो बोलेगा कि यार ये फूल बहुत अच्छा है, तो वो फूल है, जो बोल रहा है फूल को फूल बोल रहा है, फूल वो बोल रहा है, वो तो खुद फूल है। हाँ। जैसे तो फिर, मतलब नो ऑफेंस, लेकिन हाँ, हाँ, जैसे फिर है ना, फिर हो गया, हाँ, मतलब फिर वो, हिंदी में फ शब्द ही है। ये यार ये क्योंकि हम लैंग्वेज पे काम करते हैं एज ए वॉइस आर्टिस्ट, ये जब हम आए तो यहाँ पर हमको भी काफ़ी चीज़ हिंदी सीखने को मिली है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल, है ना। मैं तो खुद मानता हूँ कि, और क्योंकि आसपास ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिनसे रोज़ हम बात करते हैं हर दिन, और उनसे पता चलता है कि अलग अलग शब्द क्या हैं, है ना, वाइल परफॉर्मेंस आपको पता चलता है। तो ये अगर कोई पहले से इस पे अपने आप पे काम करके आ रहा है तो उसको एज ए परफॉर्मर उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, लैंग्वेज का नॉलेज होता है, तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है फॉर एन वॉइस एक्टर, करेक्ट। तो पुष्कर 6 महीने बाद लौटे फिर? हाँ, 6 महीने बाद फुल ऑन डिटर्मिनेशन से कि नहीं, कि कैसे मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल करना है। तो गया, तो मैंने कुछ लोगों से बात की जो इंडस्ट्री के थे, जितना मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि एक आप सीधा जाके वॉइसिंग नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सका तो कोई नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है ना? करेक्ट, आपको जो वॉइसिंग है, आर्ट है, क्राफ्ट है, वो कैसे करेंगे, आपको लोगों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मुझे मालूम पड़ा कि डबिंग डायरेक्शन आप कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा कि वॉइसिंग होती क्या है, करेक्ट, करेक्ट, तो मैंने डबिंग डायरेक्शन शुरू किया। तब हम एक दूसरे को तब मिले थे। और तब वैसे मेरा डबिंग डायरेक्शन से मुझे बहुत हेल्प मिली। अच्छा, कैसे डबिंग डायरेक्शन से कैसे हेल्प मिली? डबिंग डायरेक्शन से बेसिकली आप बहुत सारे बंच ऑफ आर्टिस्ट आते हैं, है ना, अलग अलग टैलेंट्स आते हैं, आप उनको देखते हो, उनको परफॉर्म करते हुए देखते हो, तो पता चलता है अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा ये प्रोजेक्शन ये होता है ना, मॉड्यूलेशन ये होता है, आप अपने पिच को ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद सबसे पहले कि आप, जो मैंने बोला था कि जो जिस पे मुझे पॉइंट आउट किया गया था कि आपका डिक्शन खराब है, आपका एक्सेंट खराब है, मतलब एक्सेंट आ रहा है, बेसिकली कोई एक्सेंट होना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पे मुझे बहुत, अच्छा, एक्सेंट होना नहीं चाहिए। एक्सेंट कैसे कैसे एक्सेंट होते हैं? जैसे अब कोई अगर दिल्ली का है ना, अरे यार ओ भाई सुन, वो बात सुन रहा है मेरी, तो जब ये डायलॉग भी बोलेगा तो इसी एक्सेंट में बोलेगा, और मैं वहां जा रहा था, है ना, तो ये हो गया। एक ये हो गया। अब फिर जैसे मराठी, मतलब किसी को ये नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो महाराष्ट्रियन है उनका एक एक्सेंट आता ही आता है ना, तो ये इन शब्दों को बोलने का जो तरीका है वो हिंदी में चेंज हो जाता है। वो हिंदी में जैसे गुजराती, जो नेटिव गुजराती होते हैं, गुजराती स्पीकिंग, जिनकी मदर टंग गुजराती होती है, उनका अलग आता है, महाराष्ट्रियन का आता है, पंजाबियों का भी आता है, पंजाबियों का अलग आता है ना। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं हिंदी डबिंग में, वो हमको न्यूट्रल हिंदी चाहिए, वो न्यूट्रल हिंदी चाहिए, जिसमें कुछ एक्सेंट नहीं आना चाहिए, जिसमें कुछ, अनलेस कोई कैरेक्टर है ऐसा कि हाँ भाई उसको दिखाया गया कि ये पंजाब से ही है या महाराष्ट्र से है, तब तो अलग बात है। नहीं, जब कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर न्यूट्रल। करेक्ट। तो फिर ये चीज़ आपने अपने पे काम की, ये चीज़ वाइल डूइंग डायरेक्शन आपने ये अपने पे काम कैसे किया? अपने पे काम ऐसे किया कि मुझे आर्टिस्ट को डायरेक्ट करने का मौका मिला, है ना। तो जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं कर रहे होते, आप कहीं ना कहीं खुद को भी ये चीज़ समझाते कि अच्छा करेक्ट, ये ऐसे होता है ना, ये तुम तो बोल रहे हो लेकिन तुम कर सकते हो क्या, क्योंकि मैं तो अपने आप एज अ परफॉर्मर मैं देख रहा था। तो ये चीज़ें मैंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फिर
जो मुझे पता था कि अच्छा यार ये कैसे कर रहा है, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो चीज़ें सीखना, बेसिकली आँख कान नाक सब खोल के जो बोलते हैं ना, करेक्ट। कि आपको वो रखना पड़ता है, तो वो करके ऐसे हुआ। जैसे फिल्म्स में भी होता है ना, कोई एक्टर बनने आता है, या एक्टर तो सभी हैं, खैर सबको एक्टिंग करनी है, सबको फिल्म टीवी में स्क्रीन में आना है, पर्दे पर आना है। तो कोई लोग कास्टिंग डायरेक्शन से शुरू करता है, या कोई असिस्ट करने लगता है ना, ताकि वहाँ इतने सारे एक्टर्स को देखे, तो उनको देख के भी उसको इंस्पिरेशन मिलती है, या सीखता है अलग अलग ऑब्जर्वेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बीइंग एन एक्टर। या कोई एडी बन जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है। तो वॉइसिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है इंडस्ट्री में कि आप किसी स्टूडियो के साथ एसोसिएट हो जाओ, वहाँ काम करो, एज एन इंटर्नशिप करो, या डायरेक्शन में असिस्ट करो, और वहाँ अलग अलग आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करके आप वो चीज़ सीख सकते हो, है ना, आपको मौका मिलता है। तो वैसे ही सिलसिला आपका शुरू हुआ। कितने साल तक डबिंग डायरेक्शन किया? डबिंग डायरेक्शन मैंने ज़्यादा नहीं, 1.5 साल, 1-1.5 साल ऐसे किया। तो डबिंग डायरेक्शन में क्या क्या करते थे, क्या क्या काम होता था आपका? बेसिकली अब तो मैं जो देखता हूँ, अब तो लोगों को लगता है कि बस टिक कर दिया, वो हो गया, है ना, मेरा काम खत्म। तो ये नहीं होता। अब डबिंग डायरेक्शन आप अगर एज अ डायरेक्टर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर क्या है, करेक्ट। है ना। और इस कैरेक्टर अगर अब वॉइसिंग में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ भारी हो, है ना, कि आवाज़ भारी होगी तभी भाई ये अच्छा है, नहीं। कैरेक्टर क्या है, उसका मैनरिज्म क्या है, उस हिसाब से कास्टिंग करना, उस हिसाब से कास्टिंग करना सबसे पहला काम सबसे डबिंग पहला डायरेक्टर काम का। है ना। और आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर अमित को इसके लिए चूज करता हूँ कि हाँ यार इस पे कास्ट करता हूँ, तो इसका रेंज क्या है ना, करेक्ट, कि ये कहाँ तक कर सकता है, क्योंकि उस कैरेक्टर की वो रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब अगर मान लो मेरा रेंज इतना ही है और कैरेक्टर जो डब करना है वो ऊपर नीचे होता है, तो फिर वो फिट नहीं होगा। रेंज अगर जब आप बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में क्या है कि वॉइस मोटा पतला करना, या इमोशन की रेंज की, ये इतने इमोशनल कैरेक्टर निभा सकता है, उसमें क्या एज ए मतलब वो डायरेक्टर? दोनों चीज़ें, एक तो आप अब क्या होता है कि जब हम नेचुरल बात करते हैं ना, तो हम ऐसे बेस में तो बात करेंगे नहीं, है ना, हम वो ऊपर नीचे होता ही है। आप बात करेंगे तो आप हमेशा तो ऐसे बात नहीं करोगे, हाँ यार अमित, हाँ यार पुष्कर, तो ये तो फेक है। फेक है। तो आपको ऊपर नीचे उसमें भी होना चाहिए, पिच मॉड्यूलेशन भी होना चाहिए, और इमोशन भी उतने कंफर्टेबली आप स्विच कर सको। स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको नेचुरल होना है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हाँ यार मैं भारी आवाज करके बात करूंगा तो अच्छा लगेगा, बहुत लोग करते हैं ऐसा कि वो एक ही टोन सेट करके रखते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो, करेक्ट, करेक्ट। तो वो कैरेक्टर फिर मजा नहीं आता। तो डायरेक्टर का काम है कि ऐसे का इस कैरेक्टर के लिए मेरे को ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके, उस हिसाब से कास्टिंग करना। कास्टिंग हो गई, कास्टिंग के बाद डबिंग के प्रोसेस में डायरेक्टर का क्या क्या काम रहता है जो आपने किया था? सबसे पहले तो जो डायरेक्ट कर रहा है उसको जिस लैंग्वेज में कर रहा है उस पर कमांड होना चाहिए। अगर मैं हिंदी डब करा रहा हूँ तो मुझे खुद को हिंदी पता होना चाहिए, है ना। क्यों, ऐसा भी होता है क्या कि कभी कभी डायरेक्टर बैठे हैं उनको वो लैंग्वेज ही नहीं पता है? अरे क्या बताऊँ, मतलब ये मैंने कई एक बार देखा है कि लोग हिंदी डब करा रहे हैं लेकिन बात करेंगे इंग्लिश में। हाँ, यू नो व्हाट, दिस हैज टू बी डन लाइक दिस। अरे हिंदी में बोलो भाई, हिंदी का काम कर रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हो वो लैंग्वेज बोलो ना। वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए कम से कम आपको। तो डायरेक्टर्स ये ऐसे भी होते हैं कि उनको हिंदी का पता नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको पता होता है कि मुझे आर्टिस्ट से क्या करवाना, काम क्या करवाना। हाँ, अब यहाँ पर डायरेक्शन में जैसे हम देखते हैं कि फिल्मों के में जो डायरेक्शन होता है, या सीरियल में होता है, या शॉर्ट फिल्म्स होता है, जो भी, अगर मैं सिनेमा की बात करूँ या स्क्रीन शूटिंग की बात करूँ, वहाँ पर कभी कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। कोई अंग्रेज़ डायरेक्टर हिंदी फिल्म में भी बना रहा है, या जो हिंदी डायरेक्टर जिसको, या कोई बंगला या साउथ इंडियन जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, उसकी फिल्म बना सकता है, क्योंकि फिल्म में एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर काम ही लैंग्वेज का है, तो वहाँ पर उस लैंग्वेज को डब करवाने के लिए डायरेक्टर शुड नो दैट बेसिक प्राइमरी लैंग्वेज जिसमें हम डबिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक डबिंग डायरेक्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो ये सब आप देखते थे? हाँ, ये सब मुझे धीरे धीरे पता चला। मुझे भी कोई पता थोड़ी था, लेकिन हाँ
आप जब कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हाथ पैर मारते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से। और फिर कुछ सीनियर्स थे जिनकी हेल्प से मुझे काफ़ी Guidance जिनके मिली। बेसिकली जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया और समझाया भी कि भाई ऐसे होता है ना, और डांटा भी। कई बार होता है तो ये क्या करे, नहीं होगा तेरे से, छोड़ दे। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है, अरे यार कैसे नहीं होगा, करूँगा। मतलब ये वाइल्ड डबिंग या एज ए डायरेक्टर? वाइल्ड डबिंग, वाइल्ड डबिंग, हाँ करेक्ट वाइल्ड करेक्ट डबिंग भी। करेक्ट। और हाँ जब मैं डायरेक्टर भी था तो मुझे मौका मिलता था तो कुछ इंसिडेंटल्स मैं करता था। हाँ हाँ, जब आप अंदर स्टूडियो में रहते हो हाँ, तो आप कुछ ना कुछ कैरेक्टर ढूंढ लेते हो अपने बेसिकली लिए। वो प्रैक्टिस टाइम होता था। जब कोई नहीं है घुस गए, हाँ चलिए करते हैं। फिर शुरुआत हुई आपकी डबिंग की, करेक्ट? तो वहाँ से निकल के आप डबिंग फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट बन गए। हाँ, पहला प्रोजेक्ट क्या था? पहला प्रोजेक्ट जब मैं डबिंग डायरेक्शन कर रहा था तभी मैंने गोल्ड रश एक सीरीज थी डिस्कवरी की, अच्छा। उसमें किया था। एक पार्कर कैरेक्टर था, वो किया था। उसके बाद मैंने एंशिएंट एलियंस में जॉर्जियो सुक्लोस किया, हाँ, जो खुद में एक कैरेक्टर है। खुद पे कह रहे हो, लंबे ऐसे ऐसे बाल हैं बड़े उसके। बड़े बाल हैं उसके। और वो जब वो क्योंकि नया शुरू किया था तो वो भी मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि जॉर्जियो को अगर लोग देखेंगे ना तो जो बातें बोलता है ना, ऐसे बोलता है जैसे ये सच है, यही सच्चाई है, एलियंस हैं। तो एंशिएंट एलियंस के जितने भी मीम्स हैं उसमें जो शक्ल है वो उसकी बना दिखाते हैं। हाँ, जॉर्जियो सुक्लस नाम है। सुक्लोस, हाँ। हाँ, उसके शुरू के 40-50 एपिसोड मैंने ट्रांसलेट किए हैं। अच्छा। इंग्लिश से हिंदी में। हाँ, मैंने लिखा वो। गाइस मैं आपको बता दूं, पुष्कर ने काफ़ी कैरेक्टर्स किए, डबिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो पुष्कर तुमने जो किया है तुम्हारे करियर में, जो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे लगता है उस कैरेक्टर के लिए पुष्कर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबको बोलता हूँ ये बात, जो है लेजेंड ऑफ हनुमान, जो हॉटस्टार की सीरीज़ है, उसमें अंगद। संभल कर। मैं संभलूं कि तुम अभी मेरी गदा तुम्हारे सर को चपटा कर देती। खाली पेट बेचैनी का घर, इसलिए ये लो खाओ। भूख नहीं। और मुझे नींद नहीं। अंगद जो तुमने किया ना भाई, वो वॉइस ऐसी चिपकती है, जैसे अंगद ऐसे ही बोलता होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है। तुमको कभी ऐसे फीडबैक मिले? मिले हैं, बहुत मिले। और ऑनेस्टली मैं जब तुझे सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है भाई ये इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्या नील? नील परफेक्ट। और वो तेरी जो कॉमिक टाइमिंग है ना उसमें, जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात करते हैं अंगद की। ये बताओ, अंगद का यार शक्ल भी मिलती है उसमें? हाँ, क्योंकि जो जहाँ तक मुझे ध्यान है, उन लोगों ने जब हाँ, हो रहा था ऑडिशन correct, के टाइम पे, correct। तो वो पूरा कैमरा सेटअप था। कैमरा रिग किया था शुरू के कुछ एपिसोड्स में, तो हमारे एक्सप्रेशंस कैप्चर कर रहे थे। किए थे। और मेरे ख्याल बहुत फेशियल सिमिलैरिटी भी है। करेक्ट। बाय द वे, जो ये हनुमान सीरीज है, ये डबिंग नहीं हुआ है, ये पहले हमने रिकॉर्ड किया है वाइल्ड में। किसी को हमने कोई पहले लैंग्वेज में हुआ है, उसके बाद हमने उसको मैच किया, नहीं, ये प्रोसेस था। ओरिजिनल एनिमेशन था, तो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं इसको, उसके बाद एनिमेशन बनता है। तो उसमें आपके पास एज एन एक्टर बहुत लिबर्टी रहती है टू प्ले विद द डायलॉग्स, विद द कैरेक्टर, विद द सिचुएशन। तो अंगद के बारे में कुछ बताओ, कैसा मज़ा आया करने में, कैसा रहा? वो तो मतलब मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। और मैं जब भी करता हूँ उसको दिल से करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, ना एंजॉय करता हूँ। और आपको फील करना पड़ता है, हाँ यार अंगद, तो वो एक अलग मज़ा होता है ना। और क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि वो एक लिबर्टी होती है एज एन आर्टिस्ट, कि आप परफॉर्म कर सकते हो। करेक्ट। आप अंगद को इमेजिन करके वो कर सकते हो, तो वो अलग मज़ा है, चैलेंज है। अंगद का कोई डायलॉग याद है? अंगद का डायलॉग ऐसे तो नहीं याद है, लेकिन एक जब वो रावण के आगे जाता है, लंका नरेश रावण के आगे, तो जब वो अपने पैर जमाता है, तब उसका एक डायलॉग है कि आप श्री राम के सेवक के तो पैर हिला नहीं पा रहे और उनसे भिड़ने की बात करते हैं। तो एक वो डायलॉग है, मुझे ठीक से याद नहीं। तो और सच कहूँ तो अंगद करते हुए एक चैलेंज ये भी था, बीच में एक सीन था जहाँ पे एक जंगल में जाता है। Correct। और वो मायावी जंगल है।
तो जहाँ पर उस पे थोड़ा सा कुछ उस पे हाँ वो बेसिकली मायावी राक्षस हैं, तो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे हो, है ना, और फिर वो नेगेटिव अचानक से हो जाता है, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। नॉर्मल आवाज़ है, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता है। तो ये एक चैलेंज होता है। ये करने में फिर आपको वो जो हमारी बात हो रही थी कि आप कैसे शिफ्ट करते हो, करेक्ट, कैरेक्टर शिफ्ट करते तो हो, आपको वो सडन शिफ्ट करना होता है, तो कैरेक्टर के इमोशन शिफ्ट करते हो, वॉइस भी शिफ्ट होती है। वॉइस भी शिफ्ट हो जाती है। इसी में एक कैरेक्टर जो आपने किया था जिसके काफ़ी अच्छा शिफ्ट है, 13 रीजंस वाई में, ब्राइस। ब्राइस, अब मैं आनी हूँ। मेरी मॉम तुम्हारे ग्रैंडपा की नर्स हैं। आनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्राइस, ब्राइस। मेरी मॉम ने कभी बताया ही नहीं। ओह नहीं, वो बताते भी कैसे, हमें यहाँ बस एक ही हफ्ता हुआ है। ओके, समझ गया। तो ब्राइस का जैसे कैरेक्टर जर्नी है फर्स्ट सीजन से थर्ड सीजन तक की, ब्राइस कैरेक्टर करते समय एज ए वॉइस एक्टर आपको कैसे थ्रू विद द सीजन कैसे कुछ चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो एज एन एक्टर भी चेंज हो रहा था, एज ए कैरेक्टर भी चेंज हो रहा था, आई मीन, और तो वो एज ए वॉइस एक्टर वो चेंज करना पड़ा क्या उसको जब वॉइस करते हुए? हाँ करना पड़ा। जैसे जब वो स्टार्ट हुआ था ना, तो वो कैरेक्टर बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट है ना, और उसको लोगों की टांग खींचने में बड़ा मजा आता है ना, ऐसा कैरेक्टर है। तो बड़ा एकदम टेंशन फ्री, अरे क्या कर रहा है तू, चलना, ऐसा कैरेक्टर था, ठीक है। फिर जब वो इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो वो चेंज होता है ना। इंसिडेंट क्या था? जब वो करता है उस लड़की का, उसके बाद से उसमें चेंजेस आते हैं। मतलब वो मैंने इसलिए पूछा इंसिडेंट क्या था कि क्योंकि वो एज ए कैरेक्टर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है उसकी लाइफ में। पहले बिल्कुल केयर फ्री था, फिर वो नेगेटिव शेड में दिखाया उसको, फिर वो एक करता है, उसके बाद उसको वो कन्विक्ट नहीं होता लेकिन पकड़ा जाता है ना। फिर उसके कैरेक्टर में क्या चेंज हुआ और वो वॉइसिंग में कैसे चेंज आया? तो पहले क्या होता है, जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर करते हैं कि वो बहुत ही इजी, टेंशन फ्री ऐसा है, तो आपको बहुत ओपन होना पड़ता है ना। अरे यार छोड़ना, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, इस जोन में जाना पड़ता है। फिर जब वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है ना, डरा हुआ है, तो आपका टोन चेंज हो जाएगा। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में एक डर होना चाहिए, एक आप चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है आसपास क्या चल रहा है, तो वो एक टोन शिफ्ट होता है। तो वॉइस एक्टिंग पहले आप बहुत प्रोजेक्टिव होते हो, उसके बाद आप एक अपने जोन में चले जाते हो, तो थोड़ा आप लो चले जाओगे। तो एज ए वॉइस एक्टर आप साइकोलॉजिकली भी आपको वो चीज़ें, यू गो थ्रू दैट सिचुएशन जोन, तभी जाके वो वॉइस में भी वो चीज़ आएगा। हाँ, वो थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ता है, आपको एक बार सोच के देखना पड़ता है। तो इस कैरेक्टर को करते हुए, ब्राइस के कैरेक्टर को करते हुए वो हुआ जब आप हाँ, वो थॉट प्रोसेस लाना पड़ा कि अच्छा अब मैंने ये कर दिया है ना, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसको फेस करना पड़ेगा। वो डरा हुआ है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा अपनी फैमिली से रिजेक्टेड है, डिजेक्टेड है, तो वो भी है उसके अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तो पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो क्या है। कैरेक्टर की जर्नी थोड़ा पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और कई बार हम करते रहते हैं तो पता चलता है, हमारे पास वो लिबर्टी तो है नहीं कि हमको वो पूरा मिल जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं मिलता। हाँ, मतलब कैरेक्टर एपिसोड में क्या हो रहा है, कैसे होगा, आगे क्या होगा, थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता उसको प्रिपेयर करने के लिए। ब्रीफिंग तो आपको दी जाती है, ब्रीफिंग तो होती है ना, लेकिन अब इवेंचुअली आगे धीरे धीरे वो कैसे ग्रो कर रहा है वो आपको नहीं पता होता है। करेक्ट, वो आप उसके साथ आप भी ग्रो करते हैं। जैसे एक कैरेक्टर और है जो तुमने किया है स्ट्रेंजर थिंग में, जो नंबर 1 कैरेक्टर है, जो आगे चल के मेन विलेन बनता है। तुम इनके लिए क्यों रो रही हो लेविन? भूल गई इन्होंने क्या क्या किया था?
तुम्हें लगता है तुम्हें इनकी जरूरत है, पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। नंबर 1 के बारे में बताइए, वो नंबर 1 को रिकॉर्डिंग करना कैसा रहा? नंबर 1 को रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए सच बताऊं तो मुझे खुद को लग रहा था कि यार ये अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि शायद हो सकता है लोग इससे अग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार इतना डार्क मैंने कैसे कर दिया। और वो कैरेक्टर बहुत डार्क है, जिसने देखा होगा बहुत डार्क है वो, बहुत सिनिस्टर है। तो वो चीजें लाना आवाज में, वॉइस में, और जो एक्टर है जिसने प्ले किया है, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, तो उसका भी जो मॉड्यूलेशन है ना बहुत ऊपर नीचे है आवाज। कुछ याद है आपको उसके डायलॉग्स वगैरह, या किस टोनालिटी में वो बात करता था जो आपने? उसका टोन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। एक सीन है जिसमें वो कह रहा है 11 से कि पापा जैसे हैं वो सच नहीं है 11, तुम जो जानती है वो सच नहीं है। तो वो इतना मैनिपुलेटिव और सॉफ्ट स्पोकन है ना, लेकिन जब वो डार्क होता है, जब वो अपने उसमें आता है, तो उसका पूरा ऑरा ही बदल जाता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसका चेंज ओवर दिखाया है ना। हाँ, तो वो उसमें वॉइस कैसी बनती है? उसमें आपने वॉइस कैसी दी है? बेसिकली वॉइस बहुत चेंज नहीं होती है, प्रोजेक्शन चेंज हो जाता है बेसिकली। वो फिर वो एक क्या बोलते हैं उसको, लाउड हो जाता है ना, लाउड हो जाता है। तो ये बेसिक उसमें चेंजेस। तो मतलब जब जो कैरेक्टर की जर्नी है, जिसने परफॉर्म किया है जो कैरेक्टर है, वो एक्टर तो उस जर्नी में जाता ही है उसको परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जब वॉइस से हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल जर्नी ट्रैवल करनी पड़ती है। हम जाते हैं तब हम वो वॉइस के थ्रू वो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था कि मुझे खुद को नहीं लगा कि यार ये मैंने इतना डार्क कैसे किया। क्योंकि जनरली हम क्या है कि हम नहीं सुनते ना अपना किया हुआ काम। तो मुझे कई एक सारे डीएम्स आए, तब मैंने देखा कि अच्छा ऐसा इतना अच्छा है क्या, इतना अच्छा कर दिया मैंने। मतलब करेक्ट। कभी कभी लगता, मैं सुना, मुझे लगा हाँ यार ये कुछ ज्यादा ही डार्क जोन में चला गया था मैं। और कैसे गया ऑनेस्टली इतना डार्क मुझे नहीं पता। हाँ, कोई बहुत सारी चीज़ें सोच के नहीं होती हैं। हाँ। यही है कि जब आप उस कैरेक्टर के अंदर जा रहे हैं, आपको जो ब्रीफिंग मिला है, आपने कुछ डायलॉग बोले उसके, आपको पता चल रहा है ना सीन क्या है, तो आप अपने आप उसमें जाते हैं, घुसते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। तभी एक्टिंग सिर्फ गले से या वॉइसिंग सिर्फ गले से नहीं हो रही है ना, आपकी आत्मा से, अंदर से, पूरे शरीर के नीचे नाखून से लेकर सर के टिप तक सब जगह से एक्टिंग होती है, तब वो निकलता है, तब वो फिर वैसा साउंड करता है। और आपको कई बार क्या होता है कि आप अपने आसपास या कुछ स्टोरीज जो आप सुनते हैं, है ना, उससे भी रिलेट करना पड़ता है। आपको अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हैं तो आप शायद आपने कोई कहानी पढ़ी हो, है ना, या आपने कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा हो, तो वो आप दिमाग में लाते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर साला ऐसा था, इतना डार्क था, तो ये कैसा होगा। तो आप कुछ स्टोरी से भी उन कैरेक्टर्स को डब करते हुए ले आते हैं। वो एक्टर्स वर्क है एक, हाँ। है ना, कि आप किस तरीके से उस कैरेक्टर में घुस रहे हैं। एक तो आपको हेल्प है कि जो ऑलरेडी वो कैरेक्टर ने किया हुआ है, एक ये है कि हम अपने को, हमारा जो बोलते हैं हम स्टिमुलस कहाँ से लें, हम अपना इसको बोलेंगे आप मतलब प्रेरणा कहाँ से हाँ, लें? इंस्पिरेशन में आ रहा था, मैं एक और कुछ वर्ड है, चलो खैर लीव इट। तो वो कहाँ से लें, है तो वो हम अपने आसपास के इंसिडेंट्स और कैरेक्टर से भी ले सकते हैं, टू मेक दैट कैरेक्टर बेटर इन अवर लैंग्वेज। यस अमेजिंग। ऐसी एक और कैरेक्टर जो आपने किया है बहुत पहले, जिबली हाउस, है ना, यागो मियाजाकी की फिल्म थी, हाउस मूविंग कैसल, मूविंग कैसल, मूविंग कैसल। माफ करना, देर हो गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम हो कौन? मैं इसके साथ में हूँ। एक काम करो, तुम लोग जरा टहल के आ जाओ। जाओ। रुको, कहाँ जा रहे हैं?
तो वो फिल्म अभी नेटफ्लिक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो मेन हाउल की वॉइस है वो पुष्कर की वॉइस है। एनीमे डब करने में कैसा लगा, कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। पहले तो मियाजाकी की फिल्म है वो, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो एनीमे मुझे पर्सनली, शायद लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे इतना आई डोंट रिलेट विद एनीमे अच्छा। एक्चुअली। हाँ लेकिन जब मैंने ये फिल्म की थी हाँ तो मुझे करते हुए मजा आ रहा था, कैरेक्टर भी हाँ। और फिल्म देखते हुए भी। विजुअल कितने जबरदस्त है बहुत खूबसूरत। उसके, मतलब इतनी 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 इंट्रिकेट चीजें छोटी 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 करके जो उसको कासल है अंदर से, बहुत अमेजिंग है। कमाल का है वो, मतलब बिकॉज ही इज अ विजिट, तो वो जहाँ भी दरवाजा खोलता है, एक वो उसका रोलर होता है, उसको रोल करके, टाइमर रोलर ऐसे, तो उसको मूव करके वो उस जगह पे जा सकता है, पहुंच जाते हैं। हाँ। तो वो विजुअली बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, आपने क्या कहते हैं एक और कैरेक्टर किया है ना पुष्कर, जिसमें आपने अंडर वाटर किंगडम का लीडर है, वकांडा फॉरएवर, नेमोर। नेमोर, करेक्ट। ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, नेमोर। ये जगह तो कमाल की है, साफ आबो हवा और पानी। अम्मा की कहानियों में ऐसी ही जगह होती थी। वो क्या कैरेक्टर था, वो कैसे? वो बेसिकली अंडर वाटर किंगडम का वो राजा है, और वो एंटी हीरो है ना। और उसमें मैंने उनका एक लैंग्वेज है, आई गेस कुछ माया लैंग्वेज है। हाँ, कुछ वो भी किया था ऐसे करके माया लैंग्वेज। हाँ। तो उस लैंग्वेज में भी डायलॉग थे जो आपको हिंदी में भी वैसे रिटेन करने थे। हाँ, वो हिंदी डबिंग में भी उसको रिटेन करना था। हाँ, तो वैसे ही आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, मतलब जैसा उन्होंने बोला वैसे ही आपने किया। वैसा हमने तो उस प्रोसेस में तो क्या आपको सिर्फ कॉपी करना होता है ना? जैसे एक्चुअली हाँ, कॉपी करना होता है, लेकिन वो कॉपी भी आपको नकल भी अकल से करना पड़ता है। आपको अगर पता नहीं होगा, वो लैंग्वेज अलग है, लेकिन वो बोल कह रहा है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी आप वो फील से बोल पाएंगे। करेक्ट। नहीं तो आप कोई एलियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज अगर बोलते हैं, आपको मतलब नहीं है कि पता है उसका क्या है, तो आप वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? करेक्ट। वो उन शब्दों का भाव पता चल जाता है तो वो बोलना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, और हाँ, एज एन आर्टिस्ट आसान हो जाता है एक्सप्रेस भी करना और बोलना भी। करेक्ट। एनीमे की बात करूँ तो आपने एक और कैरेक्टर किया है नारुतो में, चिरुकू। आसुमा सेंसे का दोस्त है वो। वो कैसा था कैरेक्टर? वो भी बहुत, वो फाइटर मंक है। हाँ। तो वो बहुत ही सधा हुआ, शांत, है ना, बहुत ठहराव के साथ, वो ऐसा कैरेक्टर। लेकिन जब फाइट की बारी आती है तो फिर वो अलग चेंज ओवर हो जाता है उसमें। अच्छा, क्विक। अच्छा, एनीमे जब डब करते हैं या हम और फिल्म डब करते हैं या नॉर्मल एनिमेशन डब करते हैं, तो एनीमे में थोड़ा सा डबिंग का कुछ अलग पैटर्न यूज़ होता है या अलग अप्रोच के साथ आप वॉइसिंग करते हैं क्या? नहीं, मोस्टली एनिमेज जैसे हम जो कोई सीरीज या फिल्म डब करते हैं वैसे ही होती है, वैसे ही करते हैं। लेकिन कुछ एनिमेज ऐसा होता है जहाँ पे आप एक्चुअली एनिमेटेड हो सकते हैं, है ना, थोड़ा ये स्क्वीक हो सकते हैं या ग्रफ हो सकते हैं, और थोड़ा अतरंगी बन सकते हैं। अच्छा, एनीमे जैसे अभी आपने नारुतो के बारे में बताया, एक और एनीमे हमने साथ में किया, ब्लैक क्लोवर। और ब्लैक क्लोवर में काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लिक्ट। वोल्टूस, तुमने उसे चोट पहुंचाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अब और तुम जैसे इंसानों के हाथों अपने साथियों को घायल होता नहीं देख सकता। तुमने बहुत नुकसान कर दिया है। लाइट व्हिप ऑफ जजमेंट। तो लिक्ट को सबसे पहले तो मैं बता दूं, लिक्ट को जब पुष्कर को कास्ट किया तो मेरे को उसकी शक्ल पुष्कर जैसी लगी थी। लेकिन शक्ल देख के कभी कास्टिंग नहीं करते हैं, है ना। जो उसकी वॉइस थी, बिल्कुल ठहराव के साथ बोलता है वो, है ना, उसको पता है वो क्या बोल रहा है। उसके अंदर एक उसका जो बदला लेना है क्लोवर किंगडम से, और अपने एल्व्स को जो, सॉरी टू इंटरप्ट, उसके भी शेड्स हैं, है ना। हाँ, वो लिक्ट के मैनिपुलेटिव भी है। करेक्ट।
करेक्ट। मैनिपुलेट भी करना जानता है, और उसको पता है कि वो जो भी कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत बड़ा रीज़न है उसके लिए। तो वो परफॉर्मेंस निकालना कर सकता है जो, तो मुझे लगा पुष्कर कर सकता है। पुष्कर कैसा लगा लिक्ट रिकॉर्ड करते? बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। बेसिकली मतलब पर्सनली जो जितने वो ठहराव और शांत से बोलने वाले कैरेक्टर होते हैं ना, वो करने में ऐसे ही मज़ा आता है। तो लिक्ट बड़ा मेरे वो क्लोज रेंज में था। तो वो फन जिसको कहते हैं कि आप अपने जोन में बैठ के, भाई इट्स लाइक मेडिटेशन की शांति, वैसा जोन है उसका, है ना। अच्छा, कभी एक एज ए वॉइस आर्टिस्ट जब हमको अपने तरह के कैरेक्टर मिलते हैं ना, तो मज़ा आता है, उसकी परफॉर्मेंस और अलग निकलती है। उसकी परफॉर्मेंस आप उसमें पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो मेरे टाइप का है ना। तो आप एक तो आपके लिए इजी भी हो जाता है, आपको मज़ा भी आता है। करेक्ट। जैसे मेरे को बताऊँ क्या ज़्यादा पसंद है मेरे को ना, जो अंडर प्ले करते हैं ना कैरेक्टर, मेरे को वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा बोले ना। हाँ हाँ है ना। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे एनिमेटेड कैरेक्टर किए हैं जो बिल्कुल हाई पिच में बात कर रहे हैं, है ना। एक वॉन्डर ओवर यॉन्डर करता था डिज्नी में मैं, वो मतलब ऊपर ही यहीं रह के बात करता था, है ना। वो दुनिया में प्यार फैला रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर का भी अपना वो रहता है। उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप एक हाँ, इस वो pitch ऐसे पे ही था, रहते हैं वो ना, गाने भी ऐसे ही गाता था, ओ वॉन्डर ओवर यॉन्डर। तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उसमें गले की भी वाट लगती है बहुत। लेकिन जब ऐसे मेरे को जब अंडर प्ले करने को मिलता है ना, यंग कैरेक्टर अंडर प्ले, है ना, तो उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता है। वो अलग फन है। हाँ, तो लिक्ट भी कहीं ना कहीं वैसा है बहुत। और ऐसे ही एक दूसरा कैरेक्टर जो ब्लैक क्लोवर में आप कर रहे हो, विलियम वेंजेंस। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा, और यहाँ देर से आने के लिए भी। ऐसा क्या कर रहे थे वांजेंस? वो किसी जरूरी काम में फंस गया था। तो वो भी बहुत लिक्ट के क्लोज है ना। उसका भी जो मैनरिज्म है वो बहुत लिक्ट से सिमिलर टू मिलता है। लिक्ट है। और उनका कंपैरिजन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अभी एंड एपिसोड में जो आपने किया देखा होगा कि खैर मांगा में तो सबने पढ़ा ही है, और क्या कहते हैं इंग्लिश में देखा है, हिंदी में भी मैं बता सकता हूँ, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। जब यामी उसको बोलता है अपना मास्क निकाल, क्योंकि उसको शक होता है कि कहीं यही लिक्ट तो नहीं है। तो क्योंकि बहुत बहुत सिमिलर है ना, जैसे मैंने बोला बहुत सिमिलर लगता है। एक मिनट को लगता है यार ये पक्का मास्क के पीछे लिक्ट है। हाँ, तो यामी को भी यही लग रहा था, इसलिए उसने एंड एपिसोड पे उसे उतरवा ही दिया। तो पुष्कर, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को बात करने में। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन में, विचार एंड वाइब्स के इस एपिसोड में। वाइब्स थोड़ा सा काफ़ी क्रिएट हो चुकी है। तो अभी मैं क्यों बोल दिया मैंने, अभी मैं हो जाता है कभी, फंबल हो जाता है ना? ठीक है, ये भी रहने दे। हाँ, तो अभी मैं करने वाला हूँ एक रैपिड फायर, है ना, जिसमें तुमने जो काम किया है आज तक उससे रिलेटेड ही है, तुम्हारे कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला सवाल है कि विच इज़ मोर चैलेंजिंग, वॉइसिंग ए हीरो और ए विलन? डेफिनेटली विलन। व्हाई? क्योंकि आज उसमें आपको शेड्स मिलते हैं, है ना। और वो थोड़ा सा अंडर प्ले भी करना अंडर पड़ता प्ले है। कर सकते हैं आप उसमें, एज अ परफॉर्मर ब्लास्ट कर सकते हैं। हीरो में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है विलन ज़्यादा ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस हो सकता है। रिकॉर्डिंग कब करना पसंद है, सुबह सुबह या लेट इवनिंग या रात में? रात में। अब ऐसे सुबह में वो बेस अलग आती है। आए हाँ, ये अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह रिकॉर्डिंग एक्चुअली होता है ये सुबह, क्योंकि आवाज़ एकदम फ्रेश होती है। आप बोले हुए नहीं होते हैं, आपके गले को आराम मिला होता है, तो बेस अलग आता है। करेक्ट। वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बनाते भी बहुत हैं। तो बट यू लाइक रिकॉर्डिंग इन लेट इवनिंग और लेट इवनिंग्स, वेरी नाइस, चिल्ड आउट। सही है। आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं उनमें से किसी एक कैरेक्टर के साथ अगर आपको डिनर पे जाना हो तो किसके साथ जाएंगे और क्यों? जितने कैरेक्टर्स किए हैं उनमें से किसी एक के साथ हाँ, डिनर पे जाना हो, आई गेस नंबर 1 के साथ जाऊंगा। पूछूंगा कि भाई इतना डार्क क्यों है तू?
ओके नंबर 1। अच्छा, फैंस जो आपकी वॉइस के इतने दीवाने हैं, उनका कभी मैसेज आता है तो कभी कुछ फनीस्ट इंसिडेंट बताइए, इंटरेक्शन जो उनसे हुआ। मैं फनीस्ट इंटरेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब मेरे लिए बहुत टचिंग भी था। मुझे किसी ने बोला कि सर मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे हैप्पी बर्थडे बोल के अपनी आवाज़ में भेज दीजिए। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है भाई, चल हैप्पी बर्थडे भाई। तो ये एक इंसिडेंट तो था। उसने ऐसा बोला जो अपनी आवाज़ में भेजिए या कोई कैरेक्टर की आवाज़ में भेजिए? नहीं, उसने बोला बस आप अपनी आवाज़ में सर मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। क्या मैंने बात कहा है। ठीक है भाई ये। हाँ, तो एक तरह से फनी भी है लेकिन थोड़ा सा मेमोरेबल भी है और थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, आपकी आवाज़ लोग इस तरीके से सुनना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। कोई मोस्ट इमोशनल सीन यू हैव एवर वॉइस्ड याद हो जो जिसमें आप बहुत इमोशनल हो गए हो? बहुत इमोशनल सीन एक जब बीच में टर्किश शोज बहुत आए थे, तो उसमें एक शो था फातिमा गुल। तो बेसिकली 4-5 फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने फातिमा गुल का होता है। तो ये कैरेक्टर उसमें मैंने प्ले किया था। तो जब उसको ये रियलाइज़ होता है ना कि मैंने क्या किया, तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है ना। और तब वो जाके सबको बताना चाहता है कि ये मैंने किया है, आई एम द कल्परेट। तो उस टाइम जो वो टूटता है ना, तो मुझे बहुत मैं एक्चुअली आंसू आ गए थे। वो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा। और वो बहुत शिवर कर रहा होता है ना, क्रैकी हो जाती है उसकी आवाज़। तो उस टाइम वो मुझे बड़ा इमोशनल हुआ था। बिल्कुल, आप हो जाते हो इमोशनल वैसे चीज़ें परफॉर्म, और जब तक आप होगे नहीं, फील नहीं करोगे, वो आवाज़ में वो आता भी नहीं है। नहीं हो सकता। अभी तक आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी के सबसे पास है? मेरी पर्सनालिटी के सबसे पास है। या जिससे आप रिलेट कर सकते हो? या मैं भी ऐसे ही हूँ? ऐसे तो सच बताऊं बहुत सारे हैं यार, लेकिन एक जो मैंने अभी बात हुई थी हाउस मूविंग कासिल, वो मुझे पता नहीं क्यों बड़ा रिलेटेबल लगता है। ऐसा लगता है लगता है पुष्कर्स मूविंग कासल है। हाँ, पुष्कर्स मूविंग कासिल। सही है। अच्छा, अभी मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। वैसे हमारा ये रैपिड फायर होता है, लेकिन इसमें भी हम डिटेल में घुस जाते हैं। ये हमारा विचार एंड वाइब्स का अलग तरह का रैपिड फायर है। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आ रहा होगा। आपने जितने भी कैरेक्टर अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, मान लीजिए सब एक कमरे में बैठे हुए हैं। हालांकि आप एक बार बोल चुके हैं कि यू विल गो विद नंबर 1 डिनर के साथ, डिनर करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए इस कमरे में सब लोग आ गए, सब आपने जितने भी कैरेक्टर आपने किए, तो आप किससे जाके सबसे पहले मिलेंगे, उससे बात करेंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है यार, किससे बात करूंगा? रैपिड फायर है ये, जल्दी जवाब भाई देना। तो अब ये अब मैं सोच ही नहीं पा रहा। हाँ खैर, मुझे लगता है इससे हाउल से। हाउल से? हाउल बड़ा ही बहुत क्लोज कैरेक्टर है। हाँ, तो क्या पूछेंगे हाउल से? विज़र्ड बनने का तरीका, अच्छा, और एक ऐसा घर, एक ऐसा घर। भाई ऐसा घर मिल जाए तो मज़ा ही आ मजा जाए। आ जाए भाई, मतलब वो घुमाओ। आज मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, कल खोला ऊटी पहुंच गया, है ना। फिर मुंबई आके काम उधर ही करने। अपना उधर ही एक डबिंग स्टूडियो भी होना चाहिए। अंदर? घुमाया सीधा नहीं। स्टूडियो में। नहीं, सीधे वो घर खोला तो सीधे स्टूडियो के अंदर घुस जाना ना। अंदर क्यों बनाना? अपने पास इतनी लिबर्टी रहेगी, उसमें सेट करेंगे ये स्टूडियो का नंबर, स्टूडियो का लोकेशन, सीधे स्टूडियो के बस सीधा अंदर। स्टूडियो के अंदर, बात खत्म। और जैसी डबिंग खत्म हुई सीधे स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, दुबई। चेक आए ना आए, है ना, चेक correct से है। मतलब ही नहीं है। पेमेंट मिले खोला। चाहे ना मिले, पुष्कर्स मूविंग कासल Moving में Castle। घूमते रहो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। तो पुष्कर, हमारा मेरे जैसे ये हम लोग करते हैं विचार एंड वाइब्स। तो वाइब्स तो थोड़ा सा क्रिएट हुई, आपने जितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के उसके बारे में बताया, थोड़ा विचार भी कर लेते हैं। विचार में मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। जो हमारी नई जनता है, जनता मतलब जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, वॉइसिंग करना चाहती है, अब क्योंकि एआई भी आ रहा है, बहुत सारा काम एआई भी कर देता है, तो एआई में हमको कहाँ फिट होना है, कैसे फिट होना है। हमने एक्टिंग की काफ़ी बात की, वॉइस एक्टिंग की बात की, पुष्कर ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी बताई। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो इसको
एज ए करियर लेना चाहती है वॉइस एक्टिंग को, उनके लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे क्या करना चाहिए उन्हें? जैसे मैंने बताया था कि जो मैंने शुरुआत जैसे की, तो मुझे तो पर्सनली एक वो रास्ता पता है, तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि जो ये करना चाहते हैं उनको पहले पता होना चाहिए कि आप सीधा उठ के कि हाँ भाई मुझे एक्टर बनना है या वॉइसिंग करना है, वैसे नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि वॉइसिंग चीज़ क्या है। वॉइसिंग का मतलब ये नहीं कि भाई आप अपनी आवाज़ को भारी करके सुन रहे हैं, है ना, ये नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती है उसमें। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो शुरू कहाँ से होगा, है ना। आपको अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको स्टूडियोज़ पता करें। आप स्पैम ना करें स्टूडियोज़ को, लेकिन उनसे एक सही तरीके से अप्रोच करें। ऑडिशंस कब हो रहे हैं, ऑडिशंस कब हो रहे हैं। अगर आपको आप जानना चाहते हैं कि कैसे होते हैं ऑडिशन, कैसे कर सकते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ प्लीज़ हमको एक पीक अगर मिल सकता है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। बाकी अपने पे कैसे काम करे इंसान, जो अपने पे मैं सही बताऊं तो जो हमने बात की थी कि रीडिंग करना चाहिए, और जितने डबिंग प्रोजेक्ट्स जो अच्छे हो रहे हैं आप वो सुनिए, है ना। वो भी सुनना ज़रूरी है। अरे सुनना ज़रूरी है। ऑडियो पिटारा हमारा ऐप है, वो भी सुनना ज़रूरी है, उसकी टैगलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी सुनना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने एटलीस्ट आप रीडिंग की आपको आदत होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट आपको आपके खुद के लिए भी एज एन आर्टिस्ट भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि ज्ञान का जो भंडार है वो भरता रहे। अमेजिंग है पुष्कर। विचार एंड वाइब्स मेरे इस पॉडकास्ट का नाम है। तो विचार एंड वाइब्स है, लेकिन वाइब हम पहले क्रिएट करते हैं फिर विचारों पर आते हैं। तो भाई पुष्कर एज एन आर्टिस्ट तो हमें पता चला कितने सारे कैरेक्टर्स करते हैं, है ना। मुंबई कब आए, दिल्ली से जर्नी शुरू हुई, हैं पटना के। लेकिन पुष्कर को अगर पुष्कर की पर्सनालिटी में बोलूँ डिफाइन करने के लिए, तो हु इज़ पुष्कर? कौन है पुष्कर? चिल्ड आउट, टेंशन नहीं लेना लाइफ में। जो जैसे चल रहा है हर एक प्रोसेस है, चलते रहने दो। अपनी मेहनत और अपने आप पे हमेशा काम करो। ज़्यादा सोचने का नहीं, मस्त जीवन में मस्त रहने का अच्छा। सबसे पहले तो जो सब बोलते हैं कि आप पहले खुद अच्छे इंसान बनिए, बाकी सब ठीक है। अच्छे इंसान कैसे बन सकता है कोई? अब कैसे बन सकता है ये सवाल तो मेरे ख्याल ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा आदमी कैसे बने तो कैसे पता चलेगा अच्छा आदमी बने, है ना। ये भी इसकी खोज में ही आप अच्छे इंसान बन जाओगे। इसी की खोज में बन जाएंगे, राइट। लाइफ में और क्या चल रहा है? क्या जब डबिंग नहीं करते हो क्या करते हो आप? सबसे अभी तो फिलहाल मेरी लाइफ का जो बेस्ट पीरियड है माय डॉटर। करेक्ट। पुष्कर को अब इट्स बीन 6 months नाउ 7 months 7 months 3rd जुलाई पुष्कर की एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी बेटी हुई है, और उसके साथ मज़े आ रहे होंगे अभी, है ना। वो फिर अलग है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। करेक्ट। तो फिलहाल तो अभी क्या ऐसा होता होता है कि यार बस अब घर जाना है। अब घर जाना है। डबिंग के बीच में अगर 2 रिकॉर्डिंग्स के बीच में टाइम होता है तो सीधे घर भागते हो। सीधा वेरी नाइस, मज़ा। वो फेज़ अलग है ना। वो फेज अलग है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, माँ और पिताजी, है ना, क्योंकि एक एक्टर होता है बड़ा इमोशनल होता है। तो उस एक्टर को बनाने में आपके माँ और पिताजी, मम्मी पापा का क्या रोल रहा है? जैसे आपने थोड़ा सा हिंट दी थी शुरू में, लेकिन अभी उस टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने किस तरह के सपोर्ट किया, या कैसी लिबर्टी दी, या कैसे रोक के रखा, या क्या कैसे था? मेरे पेरेंट्स का ना मतलब बहुत मैं इस मामले में लकी मानता हूँ कि कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं यही करना है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो जनरली जो होता है कि अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन मैं सोचा कि डॉक्टर का बेटा एक्टर भी तो बन सकता है, आर्टिस्ट भी तो बन सकता है। करेक्ट। तो कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया, विच आई फील आई एम द लकीएस्ट पर्सन।
और हमेशा सपोर्ट किया। कितनी बार ऐसा होता है, ये आपको भी पता है कि जो हमारे इंडस्ट्री का है कि वो 3 महीने वाला जो सर्कल है ना, 3 महीने वाला सर्कल, यानी जो भी नए लोग इस पे आना चाह रहे हैं, डबिंग करना चाह रहे हैं, क्या होता है एज ए फ्रीलांसर आप जब काम करते हो आपको इमीडिएट पैसा कभी नहीं मिलता है। आप काम करते हो 3 महीने बाद आपकी पेमेंट आती है। मिनिमम टाइम वेटिंग पीरियड होता है 90 डेज़, तो उसके बाद पेमेंट आती है। तो ये 3 महीने वाली की पुष्कर बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये 3 महीना कई बार बहुत कष्टदायक होता है। तो उसमें भी उनका सपोर्ट है, सपोर्ट रहता है ना, करेक्ट कि ठीक है। अब हर पेरेंट चाहते हैं कि यार मेरा बेटा स्टेबल रहे, सेटल रहे। तो उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है ना, मेंटली बहुत हेल्प किया है मुझे। वो अपने आप को एज एन आर्टिस्ट हमेशा ढूंढते रहने के लिए। करेक्ट, वो फ्री माइंड बहुत ज़रूरी है। फ्री माइंड बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप फ्री माइंड नहीं रहेंगे, आप कितना भी कोई अगर बोल दे कि यार मैं अपने आप पे काम करता हूँ, लेकिन जब EMI और ये सब का टाइम आता है ना, तो सब भूल जाता है इंसान। करेक्ट, फिर काम करने दौड़ता पकड़ता है। तो मम्मी से ज़्यादा क्लोज हो या पापा से? दोनों से यार, मैं ऐसा कुछ मेरा नहीं है कि मम्मी से ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि मम्मी से बेटे लड़के ज़्यादा बातें करते हैं, तो मम्मी के साथ है। जो भी बातें हैं पहले मम्मी को पता चलती हैं। अच्छा। जैसे कॉलेज में, अरे माँ देखो ये हो गया, अरे माँ यहाँ जाना है, अरे माँ वहाँ जाना है। तो वो माँ से कनेक्शन अलग है। और सिबलिंग्स, दीदी है ना मेरी आपकी? एक, हाँ मेरी एक दीदी, बड़ी सिस्टर। वो भी मेरे लिए लाइक माई मदर है। तो मतलब कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई बचपन में? अरे बहुत। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़े होके थोड़ा सा सब बड़े होने के बाद तो अब समझदार हो जाते हैं ना। बचपन में तो भाई बाल पकड़ के खींचना है ना। मुझे याद है घर में चॉकलेट आता था, तो भाई शायद तूने भी किया हो, सारा चॉकलेट खा गए। अब दीदी ने चॉकलेट बचा के रख लिया, है ना। वो एक टुकड़ा खाती है, रख लेगी। फिर बाद में उसके बैंक पे भी अटैक मारना, ये सारी चीजें। छोटे भाई करते हैं ऐसा। अच्छा, घर परिवार में, फैमिली में पता है कि ये एक लड़का, और फैमिली में कोई है इस इंडस्ट्री में, क्रिएटिव फील्ड में? नहीं। तो घर फैमिली में जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो जब अलग अलग कैरेक्टर, आजकल तो हर कोई नेटफ्लिक्स सुन रहा है, अमेजोन सुन रहा है, हिंदी डब्ड फिल्में सुन रहा है, साउथ की फिल्में, तो तब कैसा होता है माहौल जब तुम जाते हो पूरे परिवार के बीच में? कैसा, क्या बोलते हैं? बहुत उनको बड़ा प्राउड फील होता है। जैसे बात अभी द लेजेंड ऑफ हनुमान जो आ रहा है, अंगद अभी चल रहा है, तो मेरे भांजे वो लोग वेट करते हैं। अच्छा। फोन करते हैं, मामा यार कब बना रहे हो, जल्दी बनाओ ना। अच्छा। मैं कहता हूँ बेटा मैं नहीं बना रहा, मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये सबको एक ऐसा लगता प्राउड है, फील होता है कि हाँ यार पुष्कर की आवाज़ सुनते हैं। करेक्ट, अच्छा लगता होगा ना। कुछ कुछ कैरेक्टर्स या कुछ कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो सब लोग देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें सब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, हनुमान जैसी चीज़ें हैं, वो सब लोग ने देखा, काफ़ी लोगों ने देखा। तो ऐसे मोमेंट पे लगता है चल इतने सालों में आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, तो एक काम आपका बहुत जगह जा रहा है। जैसे मेरे लिए भी हनुमान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग नील की वॉइस, और मेरी तो शक्ल भी उन्होंने वैसी बना दी बंदर की, है ना। तो वो ये बोलते कि यार कब बना रहे हो? हमने बोला हम बनाते नहीं यार, हमसे वॉइस करते हैं, बना कोई और रहा है, लेकिन जब आएगा तब बता देंगे। तो क्यूरियोसिटी बट बहुत होते हैं। हाँ। और फैमिली में कोई और नहीं होता तो उनको अच्छा लगता है कि यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ, है ना। उनको भी बताने का मौका मिलता है कि हाँ इसमें पुश करने किया, है ना। अमेजिंग यार पुष्कर, मतलब एक्चुअली अमेजिंग। मेरे को तो मज़ा आ गया आज बात करके। मुझे भी कैसा लगा विचार एंड वाइब्स में आके? एकदम वाइब्स बढ़िया हो गई, मज़ा आया, विचार भी अच्छे हो गए, बात सही भी। हाँ। आपको कैसी लगी हमारी बातें? बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके बताना आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, कौन सी बातें हमारी अच्छी लगी, और आप चाहते हैं हम किन मुद्दों पे विचार एंड वाइब्स में मैं बात करूं, किन गेस्ट से बात करूं, आप किन के साथ मेरी कॉन्वर्जेशन सुनना चाहते हैं, पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि उससे हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। और
बताइए पुष्कर के साथ मेरी बात आपको कैसे लगी? पुष्कर, एक कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए? मैसेज पहले तो इनका सब्सक्राइब कर लो चैनल। हाँ। और कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। कीप ग्लोइंग। भैया देखो, अब इनकी ग्लो का राज हमें पता चल गया, कीप ग्रोइंग। अगर ग्रो करते रहोगे तो ग्लो करते रहोगे। Yes. इसी के साथ विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड हम यहीं करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच पुष्कर यार। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बुलाने के लिए।